कल हमने रूल 81 तक कंप्लीट किया था जो कि सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। आज हम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। 82 से लेके 103 तक इसके रूल्स हैं और आज ये ऑर्डर 21 हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। 82 व्हाट कोर्ट्स में ऑर्डर सेल्स, कौन सी अदालतें सेल के रिगार्डिंग ऑर्डर दे सकती हैं। सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी in execution of decrees may be ordered by any court other than a court of a small causes। small causes courts के अलावा कोर्ट कोई भी हो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशन में सेल करने का ऑर्डर दे सकती है, सिर्फ स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स नहीं कर सकती। 83 पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल टू एनेबल जजमेंट डेटर टू रेज अमाउंट ऑफ डिक्री। जजमेंट डेटर को थोड़ा सा टाइम भी दिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से कि आप अगर वो एप्लीकेशन दे रहा है कि जी मैं पैसे इकट्ठे कर लूँगा, आप इसको सेल ना करो अभी, तो ये पोस्टपोन भी की जा सकती है सेल कुछ अरसे के लिए। सब रूल 1 वेयर एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बिन मेड, ऑर्डर कर दिया गया कि प्रॉपर्टी को सेल कर दो। इफ़ द जजमेंट डेटर कैन सेटिस्फाई द कोर्ट दैट देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट द अमाउंट ऑफ द डिक्री मे बी रेज्ड बाई मॉर्गेज, लीज और प्राइवेट सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। देखें ऑर्डर हो चुका है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर दें। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर क्लियर कर दूँ। देखें ये सेल कैसे होनी है, थ्रू ऑक्शन ही होनी है। शुरू के जहाँ पे ये सेल के रूल शुरू हो रहे थे हमें वहाँ पे बता दिया गया था सेल जनरली कि जनरली सेल कैसे होगी, वो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, थ्रू कोर्ट ऑक्शन ही उस प्रॉपर्टी ने सेल होना है। अब इस 83 में ये कह रहे हैं कि जब सेल के ऑर्डर हो गए कि प्रॉपर्टी को सेल कर दो, वहाँ पे जजमेंट डेटर कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे रहा है, कोर्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कि जी थोड़ा सा आप टाइम दे दें, अगर इस प्राइवेटली मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर दूं या इसको मैं मॉर्गेज कर दूं या इसको मैं लीज़ कर दूं, इस प्रॉपर्टी को जिसको आप सेल करने के आप ऑर्डर कर चुके हैं, तो जो भी डिक्री की अमाउंट है वो पे हो सकती है, उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। सो बेसिकली वो कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं इसी प्रॉपर्टी को किसी तरह डिस्पोज ऑफ करके तो ये डिक्री को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए और सम पार्ट देयर ऑफ या उसके किसी पोर्शन को, पूरी प्रॉपर्टी को नहीं, ये डिपेंड करता है कि सेल पूरी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हुई है ऑर्डर या फिर उसके किसी पोर्शन के रिगार्डिंग हुई है। और ऑफ एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर, या मैं इस प्रॉपर्टी को रहने दें, मैं अपनी किसी दूसरी प्रॉपर्टी को सेल कर देता हूँ, उसकी जो अमाउंट आएगी उससे मैं डिक्री को सेटिस्फाई कर दूंगा। द कोर्ट में ऑन हिज एप्लीकेशन पोस्टपोन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन द ऑर्डर फॉर सेल ऑफ सच टर्म्स एंड फॉर सच पीरियड एज इट थिंक्स प्रॉपर टू एनेबल हिम टू रेज द अमाउंट। तो यहाँ पे कोर्ट अगर सेटिस्फाई होगी तो कोर्ट कहेगी ठीक है जी, आपको टाइम दिया जाता है और जो ये ऑर्डर होगा इसमें कुछ कंडीशंस कोर्ट मेंशन कर सकती है, उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक टाइम बता देगी, ये 1 महीना 2 महीना वट एवर जो कोर्ट को मुनासिब लगता है वो टाइम भी स्पेसिफाई करेगी कि इस टाइम के दौरान आप अमाउंट इकट्ठी कर लो, चाहे इस प्रॉपर्टी को आप सेल कर रहे हो, मॉर्गेज कर रहे हो या किसी दूसरी प्रॉपर्टी को आप सेल या मॉर्गेज करो, लेकिन आपको टाइम दिया जाता है, सो सेल पोस्टपोन हो जाएगी। 2 इन सच केसेस द कोर्ट शैल ग्रांट सर्टिफिकेट टू द जजमेंट डेटर ऑथराइजिंग हिम विद इन अ पीरियड टू बी मैंशनड देयरइन। कोर्ट इस सूरत में जब ये पोस्टपोन कर रही है, उसको टाइम दे रही है, तो एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, उसमें टाइम मेंशन किया जाएगा। एंड नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 64 वाले सेक्शन वो कह रहे हैं एक साइड पे रखो, टू मेक द प्रपोज मॉर्गेज लीज और सेल, कि भाई आपने जो भी करना है, आप जैसे अमाउंट इस तरह रेज करना चाह रहे हो तो आप कर लो। 12 ये एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस पर टाइम वगैरह मैंशन होगा। प्रोवाइडेड दैट ऑल मनीज पेएबल अंडर सच मॉर्गेज लीज और सेल शैल बी पेड नॉट टू द जजमेंट डेटर। अब ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया, उसने जो भी उसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना है, सेल करना है, लीज करना है, जो भी करना है, उसकी अमाउंट जजमेंट डेटर को नहीं जाएगी, वो कोर्ट में पे होगी। ये इसमें स्पेसिफिकली ये प्रोवाइजो में बता रहे हैं। बट सेव इन सो फार एज द डिक्री होल्डर इज एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ सच मनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रूल 72 इनटू कोर्ट। तो उसके बाद ऑब्वियसली वो अमाउंट जो भी उसको मिली है, वो प्राइवेटली उसको सेल कर रहा है, मॉर्गेज कर रहा है, लीज कर रहा है, उसके बाद वो कोर्ट में जमा करवाएगा, जजमेंट डेटर के पास ही जाएगी, वो कोर्ट में अमाउंट जमा होगी।
उसके बाद जो भी डिक्री होल्डर की अमाउंट है उसको सेट ऑफ किया जाएगा और बाकी ऑब्वियसली उसको वापस कर दिया जाएगा. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो मॉर्गेज लीज और सेल अंडर दिस रूल शेल बिकम एब्सोल्यूट अनटिल इट हैज़ कन्फर्म्ड बाय द कोर्ट. अब ये जो वो उस प्रॉपर्टी को लीज कर रहा है, सेल कर रहा है, मॉर्गेज कर रहा है प्राइवेटली, उस वो एब्सोल्यूट ये तब तक नहीं होगी जब तक कोर्ट उसको ऑथराइज नहीं करता. फाइनल ऑथराइजेशन कोर्ट की होगी तो वो सेल, मॉर्गेज या लीज जो वो प्राइवेटली कर रहा है अमाउंट इकट्ठी करने के लिए, वो एब्सोल्यूट होगी. सब रूल 3, नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड to apply to a sale of property directed to be sold in execution of a decree for sale in enforcement of a mortgage of or charge on such property. अब ये सब रूल 3 में कह रहे हैं कि अगर वो डिक्री ही इसलिए थी कि सेल करना है किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को या उस पर कोई चार्ज वगैरह था, तो उस सूरत में ये रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी वो प्राइवेटली उसको सेल या मॉर्गेज वगैरह नहीं कर सकेगा. 84 डिपॉजिट बाय परचेजर एंड रीसेल ऑन डिफ़ॉल्ट कि उसने डिपॉजिट क्या करना है. देखें मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, जेन में रखना है मूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये जो सेल हो रही है ये थ्रू ऑक्शन हो रही है. सब रूल 1, ऑन एवरी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द पर्सन डिक्लेयर टू बी परचेजर शेल पे इमीडिएटली आफ्टर सच डेक्लेरेशन अ डिपॉजिट ऑफ 25% ऑन द अमाउंट ऑफ हिज परचेज मनी टू द ऑफिसर और अदर पर्सन कंडक्टिंग द सेल. क्लियरली वो बता रहे हैं कि जो भी हाईएस्ट बिडर होगा वो जो भी परचेज मनी है उसका 25% उस ऑफिसर को या उस पर्सन को, जो प्राइवेट पर्सन भी अगर किसी को नॉमिनेट कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया कोर्ट की तरफ से कि आप ये ऑप्शन करवाओ, उसको 25% उसने देने हैं, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं टोकन मनी. वो 25% होगी जब ऑक्शन हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वो पे करेगा. एंड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ सच डिपॉजिट द प्रॉपर्टी शेल फोर्थ विद बी रीसोल्ड. और अगर वो नहीं पे कर रहा तो ऑब्वियसली उस प्रॉपर्टी को दोबारा सेल किया जाएगा. सब रूल 2, वेयर द डिक्री होल्डर इज़ परचेजर. लेकिन जो डिक्री होल्डर है वही परचेजर है. अब ऑब्वियसली उसने कोर्ट से अगर इजाज़त वगैरह ली है और वो ही बिडिंग में आ गया है और वो ही परचेजर है, हाईएस्ट बिडर वही था, एंड इज़ इंटाइटल टू सेट ऑफ परचेज मनी अंडर रूल 12 और द कोर्ट में डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रूल. तो उसके लिए ऑब्वियसली वही डिक्री होल्डर है, उसी को पैसे मिलने हैं, वही हाईएस्ट बिडर है, तो सेट ऑफ कर देंगे. और ये जो 25% वगैरह पे करना है वो उसको, उसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी. 85 टाइम फॉर पेमेंट इन फुल ऑफ परचेज मनी. 25% तो पे कर दिया, अब फुल पेमेंट भी उसकी होनी है, जो बकाया 75% रहता है वो भी पे करना होता है. अगर वो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा. द फुल पेमेंट ऑफ द परचेज मनी पेएबल शेल बी पेड बाय द परचेजर. परचेजर पे करेगा इन टू कोर्ट. उसने 75% जो बाकी के हैं वो कोर्ट में पे करते हैं. बिफोर द कोर्ट क्लोजेज ऑन द 15th डे फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी. देखें आज अगर प्रॉपर्टी सेल हुई है ना, ऑक्शन में एक बिडर था, उसने 25% पे कर दिया. आज के दिन के बाद 15 दिन का टाइम है उसके पास कि उसने फुल अमाउंट पे करनी है. पे भी कहाँ पे करनी है, कोर्ट के अंदर उसने करनी है. प्रोवाइडेड दैट इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट टू बी पेड इन टू कोर्ट द परचेजर शेल हैव द एडवांटेज ऑफ एनी सेट ऑफ टू विच ही मे बी एंटाइटल्ड अंडर रूल 72. वो कह रहे हैं जब फुल पेमेंट उसने करनी है ना, अगर तो वो डिक्री होल्डर ही है तो अगर उसके कोई ऑब्वियसली सेट ऑफ जो एडजस्टमेंट वगैरह होगी वो भी देखा जाएगा साथ साथ. 86 प्रोसीजर इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट. लेकिन अगर वो पेमेंट ही नहीं कर रहा फिर क्या होगा, उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया. इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट विद इन द पीरियड मैंशन इन द लास्ट प्रीसीडिंग रूल. अब ये वो 75% जो उसने पे करना था, ये उसकी बात हो रही है जो हम रूल 85 में पढ़ के आ रहे हैं. उसका वो डिफ़ॉल्ट कर गया, वो 15 दिन के अंदर वो अमाउंट नहीं उसने जमा करवाई कोर्ट में. द डिपॉजिट में इफ़ द कोर्ट थिंक्स फिट आफ्टर डिफरेइंग द एक्सपेंसेस ऑफ द सेल बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट. तो जो सेल पे खर्चा वगैरह आए हैं उसके निकाल के उसको साइड पे, तो जो उसने 25% था उसमें से खर्चे वगैरह निकाल के बाकी गवर्नमेंट के खजाने में चले जाएगा, वो फॉरफिट हो जाएगी. एंड द प्रॉपर्टी शैल बी रीसोल्ड. और उस प्रॉपर्टी को दोबारा रीसेल किया जाएगा. एंड द डिफ़ॉल्टिंग परचेजर शैल फॉरफिट all claims to the property or to any part of the sum
फॉर विच इट मे बी सब्सिक्वेंटली बी सोल्ड। इसके बाद वो जो परचेज़र था ना, जो डिफ़ॉल्ट कर गया, 75% उसने पे नहीं किया, उसका कोई क्लेम नहीं रह जाएगा उस अमाउंट से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जब वो बाद में दोबारा रीसेल हो रही है। क्लियर वर्ड्स में भाई, आपने 25% पहले हाईएस्ट बिडर ने पे करना है, उसके बाद 15 दिन का टाइम है, उसके अंदर पे करते हो तो ठीक है, नहीं तो जो 25% दिए थे वो सारे फोरफीट हो जाएंगे और उसका कोई क्लेम भी नहीं रहेगा नेक्स्ट रीसेल में। 87 नोटिफिकेशन ऑन रीसेल। अब यहाँ पे कह रहे हैं जब ये 15 दिन के अंदर उसने नहीं डिपॉजिट करवाई फुल पेमेंट, तो फिर क्या होगा? तो डेफिनेटली जब रीसेल यहाँ पे हो रही है ना, तो इसके लिए पब्लिकेशन दोबारा की जाएगी। बेसिकली इस सेक्शन में यही बताया गया है, एवरी रीसेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ परचेज मनी विद इन द पीरियड अलाउड फॉर सच पेमेंट शैल बी मेड आफ्टर द इशू ऑफ अ फ्रेश प्रोक्लेमेशन इन द मैनर एंड फॉर द पीरियड हेयर इन बिफोर प्रेस्क्राइब फॉर द सेल। तो ऑब्वियसली उसके लिए दोबारा उसके लिए प्रोक्लेमेशन वगैरह किया जाएगा, सारे प्रोसीजर्स को दोबारा अडॉप्ट किया जाएगा। 88 बिड ऑफ को शेयर टू हैव प्रेफरेंस। जो को शेयरर है, अगर जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी सेल हो रही है उसमें को शेयरर भी है और को शेयरर आके बिडिंग में हिस्सा ले रहा है, तो यहाँ पे इस सेक्शन में बेसिकली ये कह रहे हैं कि उसका प्रेफरेंस राइट होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो उसकी बिड अगर लो है तो उसको मान लिया जाएगा, नहीं, ये भी नहीं है। प्रेफरेंस है, ठीक है, उसकी बिडिंग में प्रेफरेंस है, लेकिन फिर स्टिल उसको हाईएस्ट बिड देनी पड़ेगी, फिर ही उसको दी जाएगी। वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड इज़ अ शेयर ऑफ अनडिवाइडेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कोई अनडिवाइडेड, फॉर इंस्टेंस कोई प्लॉट है, कोई घर है, उसमें 3 भाई हैं, एक जजमेंट डेटर है, बाकी 2 जो हैं वो अगर बिडिंग में जा रहे हैं, क्योंकि अब वो ऑक्शन में तो चली गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसके भाई बिडिंग में आ गए हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड 2 और मोर पर्सन्स ऑफ होम वन इज़ अ को शेयरर रिस्पेक्टिवली, उनमें से कोई एक अगर को शेयरर है, बिड द सेम सम फॉर सच प्रॉपर्टी और फॉर एनी लॉट, द बिड शैल बी डीम टू बी अ बिड ऑफ द को शेयरर। तो उसकी जो वो बिडिंग कर रहा है उसको को शेयरर की बिडिंग के तौर पे देखा जाएगा और उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। 89, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये 89 से लेके 89 से लेके 92 तक आई थिंक ये जाते हैं, जो कि सेल को सेट असाइड करने से रिलेटेड सेक्शन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब सेल भी हो गई उसके बाद क्या उसको सेट असाइड किया जा सकता है, ये उससे रिलेटेड सेक्शंस हैं। तो इस पार्ट के ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट, सब सेक्शन 1, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बिन सोल्ड, वो ऑक्शन के थ्रू सेल हो चुकी है, इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री एंड पर्सन ईदर ओनिंग सच प्रॉपर्टी, कोई ऐसा पर्सन जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है और होल्डिंग एन इंटरेस्ट देयर इन बाई वर्चू ऑफ अ टाइटल एक्वायर्ड बिफोर सच सेल, या कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसका कोई टाइटल उसने एक्वायर कर लिया है इस सेल के होने से पहले। हो सकता है कि उसने टाइटल जब ऑक्शन हो रही है, ये सेल हो रही है, डिक्री होने के बाद उसने टाइटल एक्वायर किया, बट सेल होने से पहले उसको मिल गया। जिस तरीके से भी उसके पास कोई टाइटल आ गया है या उसका कोई इंटरेस्ट है, मे अप्लाई टू हैव द सेल सेट असाइड, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है कि इस सेल को सेट असाइड कर दें ऑन हिज डिपॉजिटिंग इन कोर्ट, लेकिन वो कोर्ट में डिपॉजिट करेगा अमाउंट, फिर ये सेल सेट असाइड होगी। दोबारा देखें, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बिन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड पर्सन ईदर, या तो उसका कोई प्रॉपर्टी में कोई उस प्रॉपर्टी को ओन करता है और होल्डिंग एन इंटरेस्ट देयर इन बाई वर्च्यू ऑफ अ टाइटल, और या उसका कोई इंटरेस्ट डेवलप हो गया है क्योंकि उसने कोई टाइटल एक्वायर कर लिया सेल होने से पहले। मे अप्लाई टू हैव द सेल सेट असाइड ऑन हिज डिपॉजिटिंग इन कोर्ट, तो वो डिपॉजिट करेगा कोर्ट में। क्या? नंबर 1, फॉर पेमेंट टू द परचेजर अ सम इक्वल टू 5% ऑफ द परचेज मनी, कि जो परचेज़र है अब उसका तो कोई फॉल्ट नहीं है ना, कोर्ट ने एडवर्टाइज़ किया, पब्लिश किया, उसके बाद वो ऑक्शन में आया, उसने बिडिंग की, वो जीता है, उसने पेमेंट भी कर दी है, तो उसका क्या कसूर है? उसका नुकसान ना हो, इस वजह से ये जो पर्सन आके कह रहा है सेल होने के बाद कि जी इसको सेट असाइड कर दें, उसको
जो भी परचेज मनी थी उसका 5% इस परचेज़र को देना पड़ेगा। पहली बात तो क्लियर हो, जो परचेज़र है उसको जो परचेज अमाउंट थी उसका 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि वो कंपनसेट हो सके। बी, फॉर पेमेंट ऑफ द डिक्री, फॉर पेमेंट टू द डिक्री होल्डर, और वो डिक्री होल्डर को पेमेंट भी करेगा जो डिक्री अमाउंट थी। द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द सेल, हमने पढ़ा था जो पीछे वाला हमारा लेक्चर था कि ये जो प्रोक्लेमेशन होगी इसमें ये भी बताया जाता है कि कितनी अमाउंट ड्यू है डिक्री में जिसके लिए इस प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग है चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे कह रहे हैं फॉर पेमेंट टू द डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर की पेमेंट के लिए वो डिपॉजिट करेगा कोर्ट में द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द सेल एज दैट फॉर द रिकवरी ऑफ विच सेल वॉज ऑर्डर्ड। तो वो अमाउंट जो डिक्री होल्डर को मिलनी है वो भी वो कोर्ट में जमा कराएगा, प्लस जो 5% वो परचेज़र था उस ऑक्शन का उसको भी एक्स्ट्रा ये डिपॉजिट करेगा। लेस एनी अमाउंट विच मे सिंस द डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल हैव बिन रिसीव्ड बाय द डिक्री होल्डर, या डिक्री होल्डर वगैरह से जो अमाउंट वगैरह रिसीव की जा चुकी है उसको लेस करके वो सारा बाकी बकिया सारी डिक्री की अमाउंट कोर्ट में जमा करवाएगा। सब रूल 2, वेयर अ पर्सन अप्लाइज अंडर रूल 90। अब रूल 90 क्या था, यहाँ पे सिंपल बात ये हो रही है रूल 89 में कि सेल को सेट असाइड करवाना है, और यहाँ पे आके एक पर्सन क्लेम कर रहा है कि जी मेरा एक राइट है, जिस वजह से वो 5% परचेज़र को भी दे रहा था कि उसका भी नुकसान ना हो, और डिक्री के अमाउंट भी कोर्ट में वो जमा करवा रहा है। सेक्शन ये रूल 90 इससे नेक्स्ट वाला है, वहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन कोर्ट में आके कह रहा है कि सेल को सेट असाइड करो क्योंकि ये ऑक्शन जो हुई है, जो सेल हुई है, इसमें कोई इरेगुलरिटी हुई है, इसमें कोई फ्रॉड हुआ है, उस बेस पे रूल 90 में वो आके एप्लीकेशन लगाता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में कि सेल को सेट असाइड कर दो। तो यहाँ पे उसका रेफरेंस दे रहे हैं वेयर अ पर्सन अप्लाइज अंडर रूल 90, उसने रूल 90 में अगर कोई एप्लीकेशन दी है टू सेट असाइड द सेल ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल को सेट असाइड कर दें, प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, ये ज़हन में रखना है। he shall not unless he withdraws his application be entitled to make or prosecute an application under this rule। भाई अगर तो वो कह रहे हैं सेक्शन रूल 90 के अंदर आप एप्लीकेशन दे रहे हो कि ये फ्रॉड हुआ है इस सेल में, तो वो एप्लीकेशन ठीक है उसको विड्रॉ कर लो, तो फिर इसका बेनिफिट आप ये रूल 89 वाला आप ले सकते हो कि आप डिपॉजिट करवा के तो फिर ये सेट असाइड करवा सकते हो, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। रूल 90 की दे दी कि जी ये सेल में कोई फ्रॉड हो गया, और रूल 89 में आके फिर वो एप्लीकेशन लगा दे कि नहीं जी अब मेरा कोई राइट भी है तो इस वजह से मैं अमाउंट पे करता हूँ, नहीं, वो वाली विड्रॉ करो, फिर इस पे इसका बेनिफिट उस पर्सन को दिया जा सकता है। सब रूल 3, नथिंग इन दिस रूल शैल रिलीव द जजमेंट डेटर फ्रॉम एनी लाइबिलिटी ही मे बी अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट और इंटरेस्ट नॉट कवर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है वो जो ये पर्सन आ रहा है वो 5% एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी दे रहा है, डिक्री होल्डर को भी अमाउंट जो उसकी बनती है डिक्री की वो दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो जजमेंट डेटर है जो उसकी लाइबिलिटी थी कोई कॉस्ट से रिलेटेड या कोई इंटरेस्ट वगैरह थे प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल से रिलेटेड, वो उसकी लाइबिलिटीज़ फिर भी उधर रहेंगी और उसने वो अपनी लाइबिलिटीज़ का जिम्मेदार है, उसने वो अदा करनी है। 90, अब मैं इसका रेफरेंस तो दे चुका हूँ 89 में, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है 89, 90 एंड 91। एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड, वही बात आ गई, या तो उसने फ्रॉड कहा है कि जी कोई फ्रॉड हो गया या ऑक्शन में कोई इरेगुलरिटी थी इस प्रोसीजर में, उस वजह से इस सेल को आप सेट असाइड कर दो। वेयर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बिन सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, द डिक्री होल्डर, अब यहाँ पे कौन कौन, द डिक्री होल्डर वो और एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू शेयर इन अ रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, या तो डिक्री होल्डर या कोई भी ऐसा पर्सन जिसमें ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो रेटेबली होनी है। हम पीछे ये रूल्स में पढ़ के आ रहे हैं भी अगर प्रॉपर्टी एक हो और उस पर डिक्री होल्डर 3-4 हो, जजमेंट डेटर एक है उसकी एक ही प्रॉपर्टी है और उस पर 3-4 डिक्री होल्डर है, तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि रेटेबली हर एक को शेयर दिया जाएगा, मसलन
अगर किसी एक की डिक्री 10 लाख की है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ज़्यादा अमाउंट दी जाएगी, दूसरे की 5 लाख की है उसके अकॉर्डिंगली उसको कम डिक्री की सेटिस्फाई किया जाएगा। तो इस तरीके से रेटेबली जो जब यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा डिक्री होल्डर्स हों तो उनको सेटिस्फाई किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं द डिक्री होल्डर पहली बात, और एनी पर्सन एंटाइटल टू शेयर इन अ रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, वो कोई दूसरा डिक्री होल्डर भी हो सकता है, और हुज इंटरेस्ट आर इफेक्टेड बाय द सेल, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके इस सेल की वजह से इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं, ये सारे मे अप्लाई टू द कोर्ट टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड ऑफ मटीरियल इरेगुलरिटी और फ्रॉड इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग इट। वो क्या कह रहा है आके कोर्ट को कि ये जो सेल की गई है इसमें इसकी जो पब्लिकेशन की गई है उसमें कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है, बहुत बड़ी गलती थी, कोई बताया ही नहीं गया इस प्रॉपर्टी पे चार्ज वगैरह क्या है, क्या इनकम्बरेंसेस हैं, या इस प्रॉपर्टी की डिटेल्स प्रॉपर नहीं बताई गई, तो इस किस्म की कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है। या फिर इससे रिलेटेड जो ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया सेल का, ऑक्शन का, उसमें कुछ इरेगुलरिटी है, कोई फ्रॉड कर लिया गया उसमें, तो उस सूरत में वो एप्लीकेशन दे देगा कोर्ट को कि जी आप इसकी सेल को सेट असाइड कर दें, प्रोवाइडेड दैट। अब यहाँ पे प्रोवाइजोज आ जाती हैं इसके साथ। प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट नो सेल शैल बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ और फ्रॉड unless upon the facts proved the court is satisfied that the applicant has sustained substantial injury by reasons of such irregularity or fraud। देखें, वो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट अगर तो सेटिस्फाई होगी उसकी एप्लीकेशन को सुनने के बाद कि यस ये पर्सन जो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहा है कि फ्रॉड हो गया, कोई इरेगुलरिटी हुई है, इसको कोई सब्सटेंशियल इंजरी हुई है, तो उसी सूरत में कोर्ट सेटिस्फाइड करेगी, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि खाम खा अगर लिंगर ऑन करने के लिए एक एप्लीकेशन लगा दी है कि जी इरेगुलरिटी हो गई है, इरेगुलरिटी अगर हुई भी है तो उसने ये बताना है कि उस इरेगुलरिटी या उस फ्रॉड की वजह से उसको क्या नुकसान हुआ है। भाई अगर तो उसको नुकसान नहीं हो रहा तो फिर सेल सेटिस्फाइड नहीं होगी। ही विल हैव टू प्रूव कि इस इरेगुलरिटी या इस फ्रॉड की वजह से उसको कोई सब्सटेंशियल इंजरी हुई है। नेक्स्ट प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई एप्लीकेशन एंटरटेन ही नहीं की जाएगी अनलेस द एप्लीकेंट डिपॉजिट सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द सम रियलाइज्ड एट द सेल और फर्निशेस सच सिक्योरिटी एज द कोर्ट मे डायरेक्ट। दूसरी बात, ठीक है, कोर्ट ने कहा कि हम एप्लीकेशन सुनेंगे लेकिन उसके लिए आपको जो अमाउंट है उसका 25% जो परचेज मनी थी उसका 25% भी कोर्ट में जमा करवा दो, या उससे रिलेटेड आप सिक्योरिटी जमा करवा दो। क्यों? ताकि पता लगे ना कि आप सीरियस हो। ये ऐसे लिंगर एंड करने के लिए मैटर को, ऐसे खाम का अपना अंदर मसला डालने के लिए फ्रिवलस किस्म की आपने एप्लीकेशन तो नहीं लगा दी, तो इस वजह से सीरियसनेस के देखने के लिए कि भाई ये 25% जमा करवाता भी है कि नहीं, वो करवाएगा। ये कंडीशन है कि अगर तो ये 25% वो जमा नहीं करवाता तो यहाँ पे एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा। ऊपर तो था ना कि अगर एंटरटेन हो गई है तो उसके बाद उसको प्रूव करना पड़ता है कि जी मुझे कोई सब्सटेंशियल इंजरी भी हुई है। वो बात की बात, पहली बात ये है कि भाई 25% भी आप साथ जमा करवाओ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच सेल शैल बी सेट असाइड ऑन एनी ग्राउंड which the applicant could have put forward when the sale was conducted। तीसरी बात अब ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर तो ये ग्राउंड जिस पे आप अब आ रहे हो, जब ये सेल हो रही थी उस वक्त आपके पास अवेलेबल थी तो आपने तब क्यों नहीं उठाया। अगर ऐसा कुछ हो गया कि कोर्ट को ये लगा कि ये ग्राउंड तो उसके पास तब भी थी कि जब ये सेल हो रही थी, तो उस सूरत में कोर्ट इस एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करेगी, इन अदर वर्ड्स उस सेल को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। 91 एप्लीकेशन बाय परचेजर टू सेट असाइड सेल ऑन ग्राउंड ऑफ जजमेंट डेटर हैविंग नो सेलेबल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कह रहे हैं 91 में नेक्स्ट बात आ गई कि जजमेंट डेटर ये परचेजर है जो ऑक्शन का, जिसने हाईएस्ट बिड की थी जिसकी, वो ही अगर एप्लीकेशन लगा दे कि जी आप इस सेल को सेट असाइड कर दो। क्यों?
क्योंकि वो अगर उसको ये लगता है, उसको उसके सामने बात ये बाद में सामने आई है कि जो जजमेंट डेटर है उसका तो इसमें कोई सेलेबल इंटरेस्ट ही नहीं था, ये खाम खा ना वो इसका मालिक था या वट उसका इसमें जजमेंट डेटर का ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ना कोर्ट ने देखे बगैर ही इसको ऑक्शन कर में सेल करवा दिया है। इस सूरत में वो परचेज़र भी एप्लीकेशन दे सकता है कि जी सेल को आप सेट असाइड कर दें। The purchaser at any such sale in execution of a decree may apply to the court to set aside the sale on the ground that the judgment debtor has no saleable interest in the property sold। तो ये उसको बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट को कि जी जो ये आपने प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की समझ के सेल कर दी है और मैं उसका परचेज़र हूँ, इसमें तो इस जजमेंट डेटर का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसमें तो ये मालिक ही नहीं है, तो इस सूरत में भी सेल सेट असाइड हो सकती है। 92 ये भी इम्पोर्टेंट रूल है, सेल व्हेन टू बिकम एब्सोल्यूट और बी सेट असाइड। देखें अब इसमें सब रूल 1 में क्या कह रहे हैं, वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर रूल 89, 90 और 91। पहली बात वो कह रहे हैं कि या तो ये 89 में एप्लीकेशन नहीं दी गई, रूल 90 में फ्रॉड के थ्रू वो वाली एप्लीकेशन नहीं दी गई, या रूल 91 में परचेजर ने एप्लीकेशन नहीं दी कि सेट असाइड करो, दी नहीं है एप्लीकेशन सिरे से। दूसरी बात ये कि अगर एप्लीकेशन दी हैं और वो डिसअलाउ हो गई हैं तो इन सूरतों में एब्सोल्यूट होगी। वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर रूल 89, 90 और 91 और व्हेन सच एप्लीकेशन इज मेड एंड डिसअलाउड, और वो एप्लीकेशन अगर की भी गई हैं कोर्ट में फाइल, वो डिसअलाउ हो गई हैं, the court shall make an order confirming the sale and thereupon the sale shall become absolute। तो कोर्ट यहाँ पे एक ऑर्डर करेगी कि जी ये सेल कंफर्म हो गई है, एब्सोल्यूट हो गई है, ये ऑर्डर कोर्ट पास करेगी। अच्छा इसके बाद सब रूल 2 में वे सच एप्लीकेशन इज़ मेड एंड अलाउड, दूसरी बात ये आ गई कि ये एप्लीकेशन फाइल की गई थी 89 वाली, 90 वाली या 91 वाली, और पहले सब रूल 1 में था कि वो एप्लीकेशन डिसअलाउ हो रही है या फाइल ही नहीं की गई, तो ऑब्वियसली कोर्ट ऑर्डर करेगी सेल कंफर्म एब्सोल्यूट हो गई है। दूसरी सूरत में अगर वो एप्लीकेशन अलाउ हो गई हैं तो क्या होगा, तो वो जो सेल है वो सेट असाइड हो जाएगी। वे सच एप्लीकेशन इज मेड एंड अलाउड एंड वेयर इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर रूल 89 द डिपॉजिट रिक्वायर्ड बाई दैट रूल इज विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेल द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द सेल। तो कोर्ट यहाँ पे सेट असाइड कर देगी, लेकिन यहाँ पे एक बात इन्होंने और की है कि 89 में फिर वो अगर 89 के रिगार्डिंग जो उसने 5% पे करना है, फिर उसने जो डिक्री की अमाउंट है वो भी पे करनी है डिक्री होल्डर को, उसके लिए 30 days का टाइम है। अगर वो 30 days के टाइम के अंदर वो पे कर देता है 89 वाली एप्लीकेशन में, तो इस सूरत में भी कोर्ट या वो अलाउ हो गई है एप्लीकेशन और उसने अमाउंट भी अगर 89 के केस में स्पेसिफिकली विद इन 30 days वो पे कर दिया तो सेल सेट असाइड हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बिन गिवन टू द पर्सन अफेक्टेड देयर बाई। लेकिन ये जो सेल सेट असाइड करनी है ना, यहाँ पे जो भी पर्सन इस ऑर्डर की वजह से इफ़ेक्ट होंगे उनको नोटिस ज़रूर किया जाएगा। अब इस केस में देखें ना, डिक्री होल्डर या परचेज़र जो है वो तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगा ना कि उसने परचेज़ की है, उसको सेट असाइड किया जा रहा है 89 में कि एक पर्सन आके पैसे वगैरह जमा करवा रहा है, अब प्रॉपर्टी उसको तो नहीं जा सकती, कोर्ट ने सेट असाइड अगर करनी है तो करने से पहले जो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस सेट असाइड के ऑर्डर से उसको कोर्ट डेफिनेटली ऑर्डर करेगी और नोटिस करेगी, और उसमें परचेज़र तो लाजमी शामिल है। सब रूल 3 नो सूट टू सेट असाइड एन ऑर्डर मेड अंडर दिस रूल, नो सूट टू सेट असाइड एन ऑर्डर मेड अंडर दिस रूल शैल बी ब्रॉट बाई एनी पर्सन अगेंस्ट होम सच ऑर्डर इज़ मेड। अब यहाँ पे सब रूल 3 में ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि ये 92 में जो भी कोर्ट ऑर्डर पास कर रही है, सेट असाइड कर रही है, कंफर्म कर रही है, उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन सेपरेट सूट नहीं फाइल कर सकता। देखें हम बहुत सारी बातें कनेक्ट होती हैं पिछली वाली बातों से। अब सेक्शन 12 था, उसका सब सेक्शन 1 में ये कहा गया था कि जहाँ पे भी
रूल्स में बार किया गया, वहाँ पे सूट नहीं फाइल किया जाएगा। तो ये उसकी एक एग्जांपल ये भी आ गई। ये सब रूल 3 जो है बार कर रहा है, नो सूट टू सेट असाइड एन ऑर्डर मेड अंडर दिस रूल शेल बी ब्रॉड बाई एनी पर्सन अगेंस्ट होम सच ऑर्डर इज मेड। तो कोई भी पर्सन जो इफेक्ट हो रहा है ये 92 के ऑर्डर से, वो सेपरेट सूट नहीं फाइल कर सकता, वो बार है। 93 रिटर्न ऑफ परचेज मनी इन सर्टन केसेस वेयर अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेट असाइड अंडर रूल 92। रूल 92 में अगर तो सेल सेट असाइड हो गई है, द परचेजर शेल बी एंटाइटल्ड टू एन ऑर्डर फॉर रीपेमेंट ऑफ हिज परचेज मनी। तो ऑब्वियसली कोर्ट ने ऑर्डर करना है कि परचेजर को उसकी अमाउंट जो भी उसने पे की थी उसको वापस की जाए। उसका क्या कसूर है? देखें, इस सारे मामले में परचेजर का नुकसान नहीं कोर्ट होने देगी, उसका क्या कसूर है? वो तो कोर्ट ने एडवर्टाइज़ किया, वो आया, उसने बिडिंग में हिस्सा लिया, हाईएस्ट बिडर बना, उसने परचेज मनी भी दे दी है, तो उसका नुकसान तो बिल्कुल भी कोर्ट नहीं होने देगी। विद और विदाउट इंटरेस्ट एज द कोर्ट में डायरेक्ट। कोर्ट ने ये भी देखना है कि भाई परचेज मनी तो इसको वापस करनी है लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी लगाना है या नहीं। अगर उस कोर्ट समझेगी कि यस अब ये 3 महीने हो गए, इसकी अमाउंट तो स्टक है बेचारे की, इसका क्या कसूर है, ये अगर कहीं और इन्वेस्ट कर लेता तो इसको कोई प्रॉफिट भी आ जाना था। सो कोर्ट ने इंटरेस्ट भी देखना है कि विद इंटरेस्ट वापस करवानी है या वैसे ही करवानी है। अगेंस्ट एनी पर्सन टू होम इट हैज़ बिन पेड। तो जिस भी पर्सन से उसने करवानी है, कोर्ट ने परचेजर को उसकी अमाउंट वापस दिलवाई जाएगी। 94 सर्टिफिकेट टू परचेजर। अब ये जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में परचेजर होता है उसको कोर्ट की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो मूवेबल प्रॉपर्टी वाला है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वहाँ पे उसको एक रिसीट दी जाती है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी में बाकायदा कोर्ट का एक सर्टिफिकेट होता है परचेजर के नाम का, प्रॉपर्टी की उसमें डिटेल वगैरह होती हैं। ये भी मेंशन किया जाता है कि किस दिन से ये एब्सोल्यूट हो रही है, ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। वेयर अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बिकम एब्सोल्यूट हो गई है। वो एप्लीकेशनें भी अगर आई थी तो वो भी खारिज खुरज हो गई हैं, ये एप्लीकेशनें आई ही नहीं, तो कोर्ट ने परचेजर ने सारी अमाउंट वगैरह भी पे कर दी है, कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं है। द कोर्ट शैल ग्रांट सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी सोल्ड। तो उसमें सर्टिफिकेट में प्रॉपर्टी जो सेल की गई है उसके बारे में बताया जाएगा, उसकी डिटेल होंगी। एंड नेम ऑफ द पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द सेल इज़ डिक्लेयर्ड टू बी परचेजर। और उस पर्सन का नाम होगा कि जब सेल हो रही थी, जो हाईएस्ट बिडर था, जिसको डिक्लेयर किया गया था परचेजर, उसका नाम होगा। सच सर्टिफिकेट शैल बियर डेट। अब इस सर्टिफिकेट पे एक डेट होगी, द डे ऑन विच द सेल बिकेम एब्सोल्यूट। ये जिस दिन पे ये सेल एब्सोल्यूट हुई है वो एक डेट भी इसमें सर्टिफिकेट पे मेंशन की जाएगी। 95 डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेंसी ऑफ जजमेंट डेटर। देखें, अब ये सारा सीक्वेंस से काम चल रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके रिगार्डिंग ऑर्डर हो गया, इसको सेल करो, सेल कर दिया, ऑक्शन हुई, सेल कर दिया। फिर उसके बाद वो जितने भी उससे रिलेटेड मैटर आ गए कि जी सेट असाइड वगैरह किया जाए, 89 से शुरू हो जाते हैं एप्लीकेशन वगैरह फ्रॉड वाली, अगर वो मैटर हुए हैं, वो रिजॉल्व हो चुके हैं, या तो सेट असाइड हुई या एब्सोल्यूट हुई। अगर वो एब्सोल्यूट हो रही है तो एक 94 में सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। अब परचेज़र के पास ये सर्टिफिकेट आ गया कि जी वो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का मालिक है। अब यहाँ से आगे वाले मामला चल रहे हैं, यहाँ पे बात तो नहीं ख़त्म हुई। ऑब्वियसली उसको उसका पोजेसन भी तो दिलवाना है, वो कैसे दिलवाया जाएगा? सो यहाँ से 95 से ये मैटर शुरू हो रहे हैं। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर। अगर वो प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर के पोजेसन में है, where the immovable property sold is in the occupancy of the judgment debtor, उसके में, और some person on his behalf, या उसके behalf में किसी और person के possession में, और of some person claiming under a title created by the judgment debtor subsequently to the attachment of such property, या ये प्रॉपर्टी के अटैचमेंट होने से पहले ये एक जजमेंट डेटर ने किसी पर्सन के नाम पे एक टाइटल क्रिएट कर दिया था, उसके पोजेशन में ये प्रॉपर्टी है। तो एंड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ हैज़ बिन ग्रांटेड अंडर रूल 94। और 94 में वो ऑक्शन एब्सोल्यूट हुई है और सर्टिफिकेट भी दे दिया गया परचेजर को। द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द परचेजर। तो परचेजर फिर यहाँ पे एक एप्लीकेशन देगा
order delivery to be made by putting such purchaser or any person by any person whom he may appoint to receive delivery on his behalf in possession of the property. तो कोर्ट क्या करेगी, वो अप्लाई करेगा कोर्ट को कि जी मुझे अब मेरे पास ये सर्टिफिकेट भी आ गया, मुझे डिलीवरी इसकी करवा के दे। उसके बाद फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इस परचेज़र को या वो जिस पर्सन को भी अपॉइंट कर रहा है कि जी आप इसको पोजेशन दिलवा दें, कोर्ट उसको उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाकायदा पोजेशन दिलवाएगी। एंड इफ़ नीडेड बाई रिमूविंग एनी पर्सन हु रिफ्यूज़ टू विकेट द सेम। और अगर कोई पर्सन वहाँ पे कह रहा है कि नहीं जी मैंने जगह नहीं खाली करनी, तो कोर्ट फोर्सफुली उसको वहाँ से रिमूव करवाएगी और कब्ज़ा दिलवा के देगी परचेज़र को। 96 डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट। अगर वो प्रॉपर्टी किसी टेनेंट के कब्ज़े में है, वहाँ पे कोई किराएदार वगैरह है, तो फिर उससे रिलेटेड क्या होगा, उससे रिलेटेड ऑब्वियसली वहाँ पे नोटिस वगैरह दिए जाएंगे, उसको बताया जाएगा कि भाई ये अब प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर से इस पर्सन को ट्रांसफ़र हो गई है, ये किया जाएगा। वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड इज़ इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ ए टेनेंट, वहाँ पर कोई किराएदार है और अदर पर्सन एंटाइटल टू ऑक्यूपाई द सेम, या कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे है जिसके पास कोई जो इंटाइटल है तो वो वहाँ पे ऑक्यूपाई पोजेशन में रहे। एंड अ सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ हैज़ बिन ग्रांटेड अंडर रूल 94 और 94 के अकॉर्डिंगली जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो ग्रांट कर दिया गया। द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द परचेजर, तो यहाँ पे फिर परचेजर एप्लीकेशन देगा, ऑर्डर डिलीवरी टू बी मेड बाई affixing a copy of the certificate of sale in some conspicuous place of the property। तो जो वो प्रॉपर्टी है उसके किसी कॉन्स्पेशियस पार्ट पे इस सर्टिफिकेट को कोर्ट लगवा देगी और वहाँ पे उसके थ्रू कह दिया जाएगा कि भाई इसको डिलीवर कर दो। एंड प्रोक्लेमिंग टू द ऑक्यूपेंट बाय द बीट ड्रम और अदर कस्टमरी मोड एट सम कन्वीनियंट प्लेस दैट द इंटरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेटर हैज़ बिन ट्रांसफर टू द परचेजर। या फिर वहाँ पे या एक तो वहाँ पे कॉन्स्पेशियस पार्ट पे उस प्रॉपर्टी पे वो सर्टिफिकेट लगा दिया जाएगा, फिर वो अगर जो भी कस्टमरी प्रैक्टिस है ढोल वगैरह बजा बजू के तो उसको बताया जाएगा कि भाई अब ये ट्रांसफ़र हो गई है तो इसको दे दो। आगे आ जाता है 97 रेजिस्टेंस टू डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू डिक्री होल्डर और परचेजर। अगर डिक्री होल्डर को या परचेजर को रेजिस्टेंस का सामना हो कि वो नहीं खाली करते, फिर क्या होगा 97 रेजिस्टेंस और obstruction to possession of immovable property, sub rule 1 where the holder of a decree for possession of the immovable property, अब वो डिक्री होल्डर भी तो परचेजर हो सकता है ना, और the purchaser of any such property sold in the execution of decree is resisted or obstructed by any person in obtaining possession of the property, he may make an application to the court complaining of such resistance। तो वो क्या करेगा, अभी अगर कोई एक बंदा वहाँ पे है वो रेजिस्ट कर रहा है, मैं नहीं खाली करता, नहीं कब्ज़ा देना, हो जाते हैं ना इस किस्म के मामला, तो ये डिक्री होल्डर या जो भी परचेज़र है वो आके कोर्ट में फिर एप्लीकेशन देगा कि जी वो तो कब्ज़ा ही नहीं हमें दे रहे। सब रूल 2 द कोर्ट शैल फिक्स अ डे फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, तो कोर्ट एक दिन फिक्स कर देगी, इन्वेस्टिगेट करवाएगी इस मामले को, देखेगी सारा। एंड शैल समन द पार्टी अगेंस्ट होम द एप्लीकेशन इज मेड टू अपीयर एंड आंसर द सेम, तो कोर्ट उसको बुला लेगी कि भी आ जाओ और आके जवाब दो कि आप ये कैसे कोर्ट के ऑर्डर पे रेजिस्ट कर रहे हो, कब्ज़ा वगैरह ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो। 98 कब्ज़ा कोर्ट दिलवाएगी फिर उसको। 98 रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय जजमेंट डेटर, अब स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि जजमेंट डेटर ने रेजिस्टेंस शुरू कर दी है जी, वो नहीं कब्ज़ा दे रहा। Where the court is satisfied that the resistance or obstruction was occasioned without any just cause by the judgment debtor or by some other person or on his behalf, अब ये जजमेंट डेटर कर रहा है रेजिस्टेंस या उसके बिहाफ पे कोई और लोग कर रहे हैं, पीछे जजमेंट डेटर ही है, तो कोर्ट यहाँ पे इट शैल डायरेक्ट दैट द एप्लीकेंट बी पुट इन टू पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो कोर्ट डायरेक्शन दे देगी कि जो एप्लीकेंट है, जो डिक्री होल्डर है या जो भी परचेज़र है उसको पोजेशन दिलवाया जाए। एंड वेयर द एप्लीकेंट इज स्टिल रेजिस्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड, कोर्ट ने बाकायदा पहले जजमेंट डेटर को डायरेक्ट करना है भी आपने ये कब्ज़ा इसको दो, कोई रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो फिर भी करी जा रहा है। एंड वेयर द एप्लीकेंट इज स्टिल रेजिस्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड इन ऑब्टेनिंग पोजेशन, द कोर्ट में ऑल्सो एट द स्टांस ऑफ एप्लीकेंट
order judgment debtor or any person acting at his instigation to be detained in prison at the expense of the state for a term which may extend to 30 years. जजमेंट डेटर या उसने कोई उसके बिहाफ से कोई दूसरे लोग हैं वो नहीं ट्रांसफ़र करने दे रहे पोजेशन को, तो जाके पहले तो कोर्ट ने सिंपल डायरेक्शन देनी है कि भाई जजमेंट डेटर ट्रांसफ़र करो, पोजेशन इसको दो। अगर वो स्टिल नहीं कर रहा और एप्लीकेंट दोबारा कोर्ट में आ गया तो फिर कोर्ट ने कहना कि भाई जजमेंट डेटर या जो भी वो बंदा है उसको उठाओ और जेल में डाल दो। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, और कब्ज़ा कोर्ट ने दिलवाना है। 99 रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय बोना फाइडी क्लेमेंट। अब ये 99 से शुरू हो जा रहे हैं, 99 से 100 एंड 101। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन रेजिस्टेंस कर रहा है, कब्ज़ा वगैरह नहीं दे रहा, जो कि बोना फाइडी क्लेमेंट है, उसका कोई राइट है जिसकी वजह से वो नहीं दे रहा कब्ज़ा, तो उन सूरतों में वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो रही है दैट द रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये देखें जब वो एप्लीकेशन देगा तो जो पर्सन इन्वेस्टिगेट, हम पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं, कोर्ट अब ऐसे भी नहीं होना कि वन से कोर्ट अगर वो कोर्ट में आ रहा है, कोर्ट को आके बता रहा है कि जी मैं तो मेरा इसमें राइट है, इस वजह से मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, कोर्ट को वो सेटिस्फाई कर रहा है। देखें वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, पहली बात ही वो कह रहे हैं कि कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गई है दैट द रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन वॉज ओकेजन्ड बाई एनी पर्सन अदर दैन द जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर के अलावा वो कोई दूसरा शख्स है, जजमेंट डेटर की बात नहीं हो रही, जजमेंट डेटर के अलावा कोई दूसरा शख्स है और उसने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया है, क्लेमिंग इन गुड फेथ टू बी पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट और ऑन अकाउंट ऑफ सम पर्सन अदर दैन द जजमेंट डेटर, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर डिसमिसिंग द एप्लीकेशन। देखें अब यहाँ पे कोर्ट ने एप्लीकेशन, अगर उसने आके कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि जी मेरा राइट है, मैं बोना फाइडी, मैं बिल्कुल नेक नियति से गुड फेथ में इसको रजिस्ट कर रहा हूँ, ये पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट फिर उस एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर देगी। अब ये किन सूरतों में हो सकता है? अगर हम सोचें तो फॉर इंस्टेंस एक टेनेंट बैठा है, उसने 1 साल का किराया एडवांस में दिया हुआ है जजमेंट डेटर को, तो वो तो कहेगा ना कि जी मैंने तो किराया दिया हुआ है, आप मुझे कैसे निकाल सकते हो, मेरा भी राइट है। हर बंदे का राइट होता है, सीपीसी सिविल केसेस राइट के अगेंस्ट ही घूम रहे हैं, हर किसी के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। यस, परचेज़र का राइट है, डिक्री होल्डर का राइट है, अगर वो परचेज़र है कि जी वो उसको कब्ज़ा दिलवाया जाए, बट दूसरी साइड पे वो दूसरा पर्सन खड़ा है, आप उसकी नज़र से देखो तो उसने तो 1 साल का किराया एडवांस दिया हुआ है, वो घर को पहले कैसे खाली कर दे, जजमेंट डेटर ने तो लिए हुए पैसे, तो वो तो रजिस्ट करेगा ना। तो इन सूरतों में कोर्ट एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर सकती है, कोई डायरेक्शन भी दे सकती है कि भाई रुक जाओ, अभी जब तक वो उसका राइट है तब तक रहने दो। तो ये डिपेंड करता है ऑन द सर्कमस्टांसेस। बहरहाल यहाँ पे 99 में बता रहे हैं कि बोना फाइडी क्लेमेंट आएगा तो फिर उस एप्लीकेशन को, और अगर वो सेटिस्फाई कर रहा तो सेटिस्फाइड भी किया जा सकता है। 100 डिस्पोजेशन बाई डिक्री होल्डर और परचेजर, सब रूल 1, वेयर एनी पर्सन अदर दैन द जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर के अलावा कोई दूसरा पर्सन इज डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द होल्डर ऑफ द डिक्री फॉर पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी और वेयर सच प्रॉपर्टी हैज़ बीन सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बाय द परचेजर देयर ऑफ, ही मे मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट कंप्लेनिंग ऑफ सच डिस्पोजेशन। देखें अगर तो कोई एक ऐसा पर्सन था, जैसे अब मिसाल हम ये इसकी ले लेते हैं, कोई टेनेंट था, उसने 1 साल का किराया दिया हुआ है, अभी 1 महीना हुआ, ये डिक्री होल्डर या फिर वो जो परचेज़र था उसने उठा के उसको डिस्पोजेस कर दिया, उसका राइट तो फारिग हो गया ना। वो कोर्ट में आया और उसने आके कोर्ट को एप्लीकेशन दे दी, द कोर्ट शैल फिक्स अ डे फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर एंड शैल समन द पार्टी अगेंस्ट होम द एप्लीकेशन इज मेड टू अपीयर एंड आंसर द सेम। तो कोर्ट फिर क्या करेगी? अब यहाँ पे यही यहाँ तक ही बात को बता रहे हैं कि कोर्ट उसकी एप्लीकेशन पे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या ये ठीक कह रहा है, इसने क्या 1 साल का किराया दिया भी है या ऐसे ही आके मुझे एप्लीकेशन दे दी है। फिर दूसरी पार्टियों को कोर्ट बुलाएगी भी, जो जिन्होंने उसको डिस्पोजेस किया, फिर सुनने के बाद कोर्ट कोई उसका मसले का हल निकालेगी। 101 बोना फाइडी क्लेमेंट टू बी रिस्टोर्ड इन पोजेशन वेयर, अब ये उसी से कनेक्टेड है।
रूल 100 से, where the court is satisfied that the applicant was in possession of the property on his own account or on account of some person other than the judgment debtor, कि भाई इसका मतलब ये आ रहा है कि जहाँ पे कोर्ट ये सेटिस्फाई हो गई है कि वो जो उसके पास पोजेशन था उसका बोनाफाइडी राइट था और वो जजमेंट डेटर के बिहाफ पे नहीं कब्जा करके बैठा, वो उसका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट है वहाँ पे जो वो जस्टिफाई कर रहा है of some other than the judgment debtor, it shall direct that applicant to be put into possession of the property, तो कोर्ट उसको पोजेशन वापस दे देगी बोनाफाइडी क्लेमेंट। मिसाल हमारी चल रही है ये टेनेंट वाला, उसने उसका क्या कसूर था, 1 साल का किराया दिया, अभी 1 साल हुआ और उसको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे कोर्ट सुनने के बाद जो भी मैटर को डिसाइड करके अगर कोर्ट को लगता है तो उसको पोजेशन वापस भी दिलवा सकती है। ये राइट सब के प्रोटेक्ट कोर्ट करेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के राइट को वायलेट कर दिया जाए। तो ये 101 था। 102 रूल नॉट एप्लीकेबल टू ट्रांसफरी लाइट पेंडेंटी, नथिंग रूल 91, 99 एंड 101। अब 99 में क्या आ रहा था, वो आ रहा था बोनाफाइडी क्लेमेंट, और दूसरा आ रहा था 101 में कि उसको रिस्टोर किए करवाया जा रहा है पोजेशन। नथिंग इन रूल 99 और 101 शैल अप्लाई टू रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाई ए पर्सन टू होम द जजमेंट डेटर हैज़ ट्रांसफर द प्रॉपर्टी आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट in which the decree was passed or to the dispossession of any such person। देखें ये सिंपल वर्ड्स में अब यहाँ पे 102 में ये कह रहे हैं कि जब सूट फाइल हो गया जिसके रिगार्डिंग ये डिक्री पास हुई और उसकी एग्जीक्यूशन में ये प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल भी हो गई है, लेकिन इस सूट की पेंडेंसी के दौरान ही जजमेंट डेटर ने अपने आप को बचाने के लिए उसने प्रॉपर्टी किसी और को सेल आउट कर दी है, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है बाई ए पर्सन। ये अब कह रहे हैं 99 और 101, ना तो 99 बोनाफाइडी क्लेमेंट वाला वो रूल है और ना ये 101 वाला रिस्टोर पोजेशन करने वाला है, ये नहीं लगेंगे उस पर्सन पे। बाई ए पर्सन टू होम द जजमेंट डेटर हैज़ ट्रांसफर, जजमेंट डेटर ने ट्रांसफ़र कर दी थी प्रॉपर्टी आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, सूट फाइल होने के बाद जजमेंट डेटर ने पहले ही प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर दी थी इन विच द डिक्री वॉज पास्ड, और दूसरा वाला और टू द डिस्पोजेशन ऑफ एनी सच पर्सन, तो इस किस्म के किसी पर्सन को अगर डिस्पोजेस वगैरह कर दिया गया है या फिर उसको रिस्टोर वगैरह उसका नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात है, सूट की पेंडेंसी के दौरान ही जिसको जजमेंट डेटर ने ट्रांसफ़र कर दिया था उस पर ये रूल 99 और रूल 101 अप्लाई नहीं होते। 103 सर्टन ऑर्डर्स कंक्लूसिव एंड सूट बार्ड। अब ये देखें वही सेक्शन 12 को जेल में रख लें, वहाँ पे भी जो सब सेक्शन 1 में बार किया जा रहा है ना, जहाँ पे रूल में बार किया जा रहा है कि सेपरेट सूट नहीं फाइल करना, उसकी दूसरी एग्जांपल भी यहीं पे इसमें भी आ गई है। ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग टू टाइटल राइट और इंटरेस्ट और पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जितने भी क्वेश्चन टाइटल से इंटरेस्ट से पोजेशन से रिलेटेड अराइज हो रहे हैं बिटवीन एन एप्लीकेशन अंडर रूल 97 में और एंड अपोजिट पार्टी, और बिटवीन एप्लीकेंट अंडर रूल 100 एंड अपोजिट पार्टी, या रूल 100 में, रूल 97 में या रूल 100 में, जितने भी क्वेश्चन वगैरह इस किस्म के राइज हो रहे हैं, शैल बी जज्ड अपॉन एंड डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट। बाय द कोर्ट कौन सी कोर्ट? यही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये डिसाइड करेगी। एंड नो सेपरेट सूट शैल लाई फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सच मैटर। क्लियर वर्ड्स में उन्होंने कह दिया कि भाई ये देख लो 97 में और 100 में। 100 में क्या था हमारा, ये जो बोनाफाइडी परचेजर वाला कि उसको डिस्पोजेस किया, लेकिन वो आके कह रहा है टाइटल वगैरह मेरा। फिर 97 में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस आ रही है मूवेबल प्रॉपर्टी में, इसमें कोई भी किसी किस्म का टाइटल से रिलेटेड, पोजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं
उनसे रिलेटेड यही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये मैटर को डिसाइड करेगी, सेपरेट सूट फाइल नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर नंबर 21 कंप्लीट हो गया। देखें इसमें क्लियर सी बात है, किन तरीक़ों से की जा सकती है। इसका मकसद एग्जीक्यूशन का यही है कि जी जो डिक्री है उसको सेटिस्फाई करवाया जाए। जहन में रख लें, अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसको डिटेन भी किया जा सकता है। उसकी प्रॉपर्टी को पहले अटैच किया जाएगा। अब प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है। अगर फिर भी डिक्री सेटिस्फाई नहीं हो रही, जजमेंट डेटर नहीं पैसे वगैरह दे रहा, तो फिर सेल भी हो सकती है। सेल कैसे होगी, चाहे मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, थ्रू ऑक्शन होगी। कौन करवाएगा, कोर्ट का ऑफिसर करवाएगा या जिस पर्सन को भी नॉमिनेट किया। फिर उसके बाद उस चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी डिलीवरी भी करवाई जाएगी परचेज़र को जो सेल था। और हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये भी पढ़ लिया है कि बाद में भी, सेल होने के बाद में भी अगर पेमेंट वगैरह कर दी जाए तो सेल को सेटिसाइड वगैरह किया जा सकता है। तो ये ऑर्डर 21 बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेंथी ज़रूर है बट एज सच उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है एक्चुअली वो जो अटैचमेंट वाला पोर्शन है, वो रूल्स हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बाकी अरेस्ट वाले और ये एंड वाले सेल वाले ये थोड़े सिंपल हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे चलेंगे।